अस्सलाम वालेकुम। और मेक श्योर कीजिएगा हम वॉइस क्लियर हाँ जी, यस सर, ये है। ओके सर। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना। गिव मी वन सेकंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल डोम कैसे काम करता है और ये होता क्या है। इसी चीज को आज हम देखेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके लिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अच्छा चैट में बता दें। ठीक है। ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्लाइड शो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि वर्चुअल डोम क्या होता है और रिएक्ट में वर्चुअल डोम क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं, ये काम कैसे करता है। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है टॉपिक का उसमें जो आएगा सबसे पहले हम सोशल डोम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल डोम को करेंगे। फिर उसके बाद हम रिकॉन्सिलेशन को देखेंगे। डिफरेंट एल्गोरिथम देखेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन यहाँ पे हम फाइबर को देखेंगे। अगर टाइम बचा तो हम छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, अदरवाइज ये आप लोगों का फिर होम टास्क होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोम से। तो डोम हमने जावास्क्रिप्ट जब की थी तो उसमें पढ़ा हुआ कि डोम क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये सब चीज़ एक दूसरे के साथ अलाइन है। कुछ नहीं भी होगा माइंड में तो रिपीट हो जाएगा। जब हम HTML लिखते हैं किसी भी अपने कोड को लिखने के लिए या कोई भी कोड लिखते हैं HTML में, तो ब्राउजर उस HTML को डायरेक्टली स्क्रीन पर शो नहीं करता। ब्राउजर पहले उस HTML को रीड करता है और उसका एक ट्री ट्री स्ट्रक्चर बनाता है। उसी ट्री स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डोम। लेट्स सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल देखें एक, तो आज ये सारा ना कॉन्सेप्चुअल ये चीज़ है जो वर्चुअल डोम है ना, तो इसमें इतना कोड नहीं होगा। तो मैं इसलिए नोटपैड यूज़ करूँगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये किधर से होगा आप जूम। फॉन्ट आई थिंक इसका हम करेंगे साइज 18 कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कोई भी लिखते हैं तो मैं प्रॉपर कोड नहीं करूंगा, जस्ट बताऊंगा। पहले बॉडी आती है हमारी एक, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम लिख लेते हैं कोई भी चीज, ऐसे फर्ज करेगी उसके बाद HTML टैग आ जाता है। सॉरी H1 टैग आ गया है। H1 टैग के अंदर हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जैसे हेलो रिएक्ट। ठीक है। ये मैं जस्ट एक प्रॉपर वैसे लिख रहा हूँ। ये HTML में कोड ऐसे लिखते हैं, ये तो समझाने के लिए है। या इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसे। डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मॉडल। मैमनूर अगर, अच्छा वो चलेगी। अच्छा मैमनूर अगर आप हैं सेशन में तो इनके जो चैट में क्वेश्चंस वगैरह हैं उसमें आप हैंडल कर लीजिएगा। सर ये बेसिक चीज़ है डोम वगैरह, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये वही चीज़ हो जाएगी कि हमने तैरना आता नहीं और हमने समुद्र में छलांग लगा दी है। तो ये जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो इससे अवॉइड कीजिएगा।
चीज हमने एक HTML में जैसे कोड लिखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ये लिखी है तो ये चीज उस पे ऐसे आएगी। ब्राउजर इसको इस तरह नहीं देखता, ब्राउजर इसको कुछ इस तरह से समझता है। फर्स्ट करें, वो देखेगा पहले बॉडी आई है, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा, अगर हम ग्राफ बना ली इसी चीज के ऊपर, अम, ऐसे, तो उसके बाद वो देखेगा HTML टैग आता होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद दोबारा वही चीज आएगी, HTML के बाद हमारा आ जाता होता है बोर्ड, सॉरी, बॉडी आएगी बाद में, ये ऊपर वाला देख लिया मैंने, डॉक्यूमेंट आएगा सबसे पहले, HTML, फिर हमारा बॉडी आती होती है। और बॉडी के अंदर हम अपनी कोड वगैरह सारा लिखते होते हैं। अब हमने यहाँ पे एक लिखा था H1 का टैग, तो ये उसी चीज पे आएगा। फिर इसको मैं, नहीं, ऐसे, और उसके बाद ये एक चीज और आ जाएगी। इसको दो टैग पे कर लेते ताकि समझ आ जाए। हमारा एक S1 टैग था हमारा यहाँ पे, दूसरा कोई भी ले लेते हैं, बटन ले लेते हैं एक, ऊपर भी लिख लेते हैं बटन ताकि पता लगे। बटन कोई भी ले लेते हैं हम, ऑन क्लिक पे एक ले लेंगे और उसके अंदर उसकी हेडिंग होगी क्लिक मी या क्लिक ऑन, ठीक है। तो जो हमारा ब्राउजर है वो इस चीज को इस तरह से देखता है। वो हमने तो HTML सॉरी फाइल में ऐसे कोड लिखेंगे, लेकिन जो हमारा ब्राउजर है वो उसको इंटरनली ऐसे समझता है। उसको इस चीज का नहीं पता ये क्या चीज है, क्या बुला है, वो इसको ऐसे समझता है। हर HTML टैग का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही सारे ये शो हो रहे हैं, ठीक है। इनके पेरेंट ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। और हर ऑब्जेक्ट अपने चिल्ड्रन और पेरेंट के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे ये H1 है, ये बॉडी के साथ कनेक्टेड है, बॉडी अपने पेरेंट है HTML के साथ कनेक्टेड है। और HTML का जो है अपना पेरेंट, वो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है, कनेक्टेड है। इसी कंप्लीट पूरे स्ट्रक्चर को हम डोम कहते हैं, ठीक है। इसकी रिवीजन भी होगी है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई मैनिपुलेशन कैसे होती है डोम के अंदर। तो डोम के अंदर सर्च करें, हमने कोई काउंटर या कह ले कि जी काउंटर ऐप बनाई है, ठीक है। उसमें हमारा पहले काउंटर था, लेट्स सपोज 0 था, ठीक है। हमने उस काउंटर के ऊपर क्लिक किया, इंक्रीमेंट किया, हमारा हमारा काउंटर हो गया 1। हमारा जो वैल्यू थी वो चेंज कर दी है, ठीक है। ये हमारा ऐप पे शो हो रहा था, यहाँ हमने एक बटन प्रेस किया, या ऐसे कर लेते हैं इसको, बिफोर काउंटर, और ये हो जाएगा आफ्टर काउंटर। तो ये हमारी वैल्यू चेंज हुई है इस चीज के ऊपर, ठीक है। इस वैल्यू चेंज करने को कह लें कि ये डो मैनिपुलेशन हुई, जो वैल्यू चेंज हुई है ये सारी डो मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक सवाल और आ जाता है यहाँ पे कि अगर सिर्फ एक नंबर को चेंज करना है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। या इस चीज को हम डोम को हम रिएक्ट में क्यों नहीं यूज करते, अब ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे तो कह लें कि हमने ये वैल्यू चेंज की है, ठीक है। ब्राउजर सिर्फ एक इस टेक्स्ट को चेंज नहीं करेगा, यानी कि जो हमारी ये वाली चीज है ना 0 और 1। अब हमारा जो कोई भी हम ऐप वगैरह बनाते हैं सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे, तो उसमें HTML के टैग्स और भी हम लिखेंगे, जारी बस सिर्फ है कि वो स्टाइल भी करना पड़ेगा उसे बताने के लिए कि भाई हमने ब्यूटीफाई करने के लिए अच्छा सा UI भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं, एनोटेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये एक पूरा पेज है हमारा HTML का, हमारे ब्राउजर का। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे कि भाई ये हमारा काउंटर ऐप है, ठीक है। यहाँ पे उसका फिर हम एक काउंटर ऐप इस तरह से बनाएंगे, इसके अंदर हम एक बटन भी लगा देंगे, यहाँ पे चलो एक आ जाएगा इंक्रीमेंट वाला, ठीक है, काउंटर। फिर यहाँ पे हम एक क्लियर का बटन भी लगाएंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का भी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह करके हम पूरी एक ऐप बनाएंगे। तो जब ये वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे हम इसकी आउटपुट भी शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे वैल्यू 0 से 1 होगी, तो वो सिर्फ इसी चीज को चेंज नहीं करेगा, वो इस पूरे पेज को चेंज करेगा, ठीक है। उसको साथ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, उस पेज को वो दोबारा पूरा रीड करेगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, ठीक है।
ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, सबसे पहले डोम अपडेट होगा, ठीक है, फिर स्टाइल कैलकुलेट करेगा वो, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे पूरा लेआउट कैलकुलेट करेगा, फिर उसे वो पेंट करेगा, फिर उसे रीपेंट करेगा, फिर उसे इकट्ठा करके कंपोजिट करेगा, फिर वो हमारे पेज के ऊपर से रेंडर करवाएगा। तो इसी वजह से ये सारे जो प्रोसेस होता है इसमें टाइम भी लगता है, एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसी वजह से ये मैनिपुलेशन स्लो हो जाती है, ठीक है। अब फर्ज करेंगे हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, हमारे पास एक पूरा ना कोई लेंथी सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, फर्ज करें एक दरवाजा बना ली हमने जावास्क्रिप्ट के ऊपर, सिर्फ अपना कह लेंगे लोकल प्रोजेक्ट के लिए, स्टूडेंट प्रोजेक्ट से कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर अब कोई 10 से 20 हज़ार एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और यूजर जब आएगा तो सिर्फ एक बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। ब्राउजर को उसके बाद चेक करना पड़ता है कि किस चीज के ऊपर इफेक्ट आया है, ठीक है। हर अपडेट के साथ ब्राउजर को और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि स्टाइल चेक करना है, ठीक है। उसके बाद पूरा उसको पेंट करना पड़ता है, रीपेंट करना पड़ता है, पूरी लेआउट कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो इसमें सारा टाइम लग जाता है। इसी वजह से ये सॉरी जो डो मैनिपुलेशन होती है स्लो हो जाती है। अगर हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो वो ऐसे ही होगी कि रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या बनेगी। कोई भी एक ऑफिस है, ठीक है, उसमें कोई 10 हज़ार एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब जो कंपनी का सीईओ है वो कहता है कि भाई मुझे ना इस एम्प्लॉय ने अपना घर चेंज किया है, इनको पहले फैसलाबाद आता था, अब वो लाहौर शिफ्ट हो गया है, तो मुझे इसका ना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो कह लें कि डाटा मैनेजमेंट वाला एक क्लर्क है, ठीक है, वो पूरी फाइल को दोबारा से चेक करना शुरू कर देता है कि भाई कहाँ पे इसका नाम है और कहाँ पे इसको हमने चीज़ को चेक करना है, ठीक है। वो पूरी फाइल पहले कह लें कि जीरो से लेके इंडेक्स से लेके 10 हज़ार इंडेक्स तक पूरी फाइल चेक करेगा। तो जाहिर बात है उसमें फिर सारा टाइम वेस्ट होगा कि हमने सिर्फ एक एंट्री चेंज करनी है, तो इस वजह से वो सारा फिर टाइम वगैरह वेस्ट होता है हमारा। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिएक्ट आया था, ठीक है। अब जो रिएक्ट है वो डायरेक्टली डोम को अपडेट नहीं करता, उससे पहले रिएक्ट उसकी अगर हम इधर देखें तो ये सारी चीज़ ना यहीं पे लिखी हुई है कि ये स्लो क्यों था, या इनके कह लेंगे प्रॉब्लम क्या थी विर्चुअल डोम के आने से पहले। वो ये लिखी हुई है कि ब्राउजर रिकैलकुलेट स्टाइल का डाटा अप्लाई टू द एलिमेंट, ठीक है, लेआउट को रिफ्लो करता था, रिकैलकुलेट्स करता था पोजीशंस को, साइज को, एलिमेंट्स को, ठीक है, पेंट करता था जो इनके रेंडर करवाने के लिए, ठीक है, कंपोजिट करता था, इनके लेआउट्स वगैरह इकट्ठी करता था डिस्प्ले करने के लिए, फाइनल डिस्प्ले के लिए। तो ये वही चीज़ उसने बताई हुई है यहाँ पे भी। अब प्रॉब्लम तो ये थी कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, अननेसेसरी चीजें काउंट हो रही थी, ठीक है। अब उसी चीज का सोल्यूशन इन्होंने बना लिया था वर्चुअल डोम रिएक्ट के तौर पे, रिएक्ट में। तो जो अब रिएक्ट होता है, तो रिएक्ट पहले ना एक कॉपी बनाता है डोम की, कि जो हमारा डोम होता है ना उसकी ये एक कॉपी बनाता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल डोम है हमारा। वर्चुअल डोम जो होता है वो ब्राउजर के अंदर नहीं होता, वो जावास्क्रिप्ट की जो ट्री होता है ना उसकी मेमोरी में होता है। जो हमारा एग्जैक्ट डोम होता है, ठीक है, वो ब्राउजर के अंदर होता है, लेकिन जो हमारा वर्चुअल डोम है ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी में होता है। अब इस चीज को भी देख लेते हैं कि ये इसका वर्कफ्लो कैसे है, इस चीज को कैसे समझता है ये वाला। तो इसे मैं ऐसे ले आता हूँ, डोम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट करें हमने इसमें लिखी वही चीज कि बॉडी थी हमारी, ठीक है, बॉडी में हमने एक लिखा टैग लिया कोई भी H1 का, तो H2 ये वट एवर कोई भी एलिमेंट लिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया सर जी सर। इसमें वो गूगल में पिक्चर नहीं पड़ी होगी, आप वो शो कर दें इस तरह की, सर इसके कौन सी रिलेटेड चीज। वर्चुअल डोम एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं पड़ी होगी गूगल पे, वो बेस्ट नहीं है? सर देख ताकि लेते जो हैं गूगल पे तो बहुत कुछ पड़ा होता है, तो ये भी पड़ा होगा डेफिनेटली। अगर बेहतर समझते हैं तो बाकी जैसे आपकी चॉइस है अभी, ये सर देख लेते हैं, टाइम कोई मसला नहीं बच है। बच जाएगा। चले ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो क्या चीज देखनी थी हमने, वर्चुअल डोम डोम एंड वर्चुअल डोम वर्कफ्लो, ऐसा ही है। वर्चुअल डोम वर्कफ्लो, या उसको वर्कफ्लो नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे
इंटरनली इन रिएक्ट। यहाँ पे कोई इमेजेस आ जाएगी इसकी, तो वही चीज आ रही है बार बार। कोई इसका हो, रियल डोंट्री या ट्रेंडिंग। चलो एक छोटी सी चीज है तो खुद ही लिख लेते हैं। हेलो आई कोड गुरु। ठीक है। तो लेकिन ये जो विर्चुअल डोम होगा वो इसको ऐसे रीड नहीं करेगा। वो इसको अपने हिसाब से इंटरनली जो ऑब्जेक्ट बना के देता है रिएक्ट, ठीक है, वो उसको कुछ ऐसे देखेगा कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसका। इसमें सबसे पहले उसकी आएगी टाइप आएगी। टाइप में वो बता देगा कि भाई मेरे पास जो है H1 है टाइप उसकी, ठीक है। इसी चीज को अगर उसने देखना हो तो वो कैसे देखेगा, बॉडी वगैरह सारा आ जाए उसको स्किप कर देते हैं, जिस चीज को देखनी है जो हमारी मेन है। तो H1 आ जाएगा यहाँ पे, टाइप उसकी होगी H1। ठीक है, उसके बाद वो उसको बना लेगा, उसकी प्रॉपर्टीज देखेगा। अब प्रॉपर्टीज में आ जाता है, सिर्फ एक टेक्स्ट आता है हमारा, ये वाला टेक्स्ट आएगा। तो प्रॉपर्टीज के अंदर दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसका। तो उसके अंदर ये इसका पेरेंट है, ठीक है, जो उसका टैग एलिमेंट है, ठीक है, और ये उसका जो अंदर टेक्स्ट है ये इसका चाइल्ड है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर वो दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो चिल्ड्रन होगा वो उसे बताएगा। चिल्ड्रन के स्पेलिंग REN होते हैं आई थिंक, या ERN होते हैं, ये इसको रहने देते हैं अभी। हेलो आई कोड गुरु। ठीक है, ये उसके बाद ये इसको बंद कर देगा, और ये उसका एक नीचे वाला क्लोज हो जाएगा। जो हमारा वर्चुअल डोम है वो इस चीज को ऐसे देखता है। ठीक है, ये एक्चुअल HTML नहीं होता, ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना बहुत फास्ट होता है, उसके ऊपर काम करना बहुत इजी हो जाता है, और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है। अगर इसमें मैंने डिफरेंस लिखा हो कुछ तो देखते हैं वो चीज। ये कर गया। ठीक है। जी बिल्कुल। ये इसका डिफरेंस है थोड़ा सा रियल डोम और वर्चुअल डोम का। ठीक है। रियल डोम क्या चीज है, ये ब्राउजर एक्चुअल रेंडर पेज है, जबकि वर्चुअल डोम है वो प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होती है जो मेमोरी में उसके सेव हुआ होता है। कॉस्ट टू क्रिएट ये एक्सपेंसिव होते हैं कि इसके ऊपर ब्राउजर APIs लगी होती हैं। चीप क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ये कह ले कि इधर API यूज होनी है, इधर सिर्फ उसने खुद ही क्रिएट कर लेना है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। मतलब कि जैसे टेक्स्ट होता है। कॉस्ट टू अपडेट, उसने पूरे को रीपेंट करना होता है। ठीक है। पूरी सात को और भी चीज कैलकुलेट करनी होती है, इसलिए ये स्लो भी हो जाता है, उसे पूरा रीपेंट भी। तो वर्चुअल डोम होता है वो इस चीज को कंपैरिजन करता है। रुको जरा, इस एग्जांपल कुछ ऐसे भी ले लेते हैं वर्चुअल डोम की। इसी चीज पे आते हैं। ठीक है, उसमें हमारा बिफोर काउंटर था 0, आफ्टर काउंटर था 1। जो मैंने वो यहाँ पे चीज बनाई थी एक, ये एक पेज है, इसके ऊपर ब्ला 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 ये सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक वैल्यू है 0, 0 से हुई है 1। जो वर्चुअल डोम होगा एक्चुअली वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि वो सबसे पहले इस पूरे ऑब्जेक्ट की डोम की एक वर्चुअल कॉपी बना लेगा। ठीक है। उसने इसकी वर्चुअल कॉपी जैसे कह लेंगे वर्चुअल कॉपी 1 के नाम से सेव कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जब हमारी वैल्यू 0 से 1 हुई है उसने दोबारा एक वर्चुअल कॉपी बनाएगा इस सारे की। वो होगी वर्चुअल कॉपी 2। वर्चुअल कॉपी 1 और 2 को आपस में कंपैरिजन करेगा। ठीक है, उसने इस पूरे पेज की दो वर्चुअल कॉपी बनी थी डोम की, उसने कंपैरिजन किया, फिर जहां पे वैल्यू चेंज हुई होगी वो सिर्फ उसी चेंज को अपडेट करेगा, उसी चीज के ऊपर सिर्फ वर्क करेगा। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है। तो सिर्फ इस वैल्यू वाली जगह को वो चेक करेगा, ठीक है, चेंज करेगा वैल्यू को, और सिर्फ उसी चीज को चेंज करके हमारे पेज के ऊपर रेंडर कर देगा दोबारा से। समझ आइए कि वर्चुअल डोम कैसे काम करता है। यस सर, क्लियर है। थैंक यू। वो जहाँ पे वैल्यू चेंज हुई होती है सिर्फ उसी चीज को चेंज करता है, उसी चीज के ऊपर सिर्फ वर्क करता है। इसीलिए ये ज्यादा फास्ट भी है। ठीक है, इसके ऊपर काम भी कम करना पड़ता है। वही वाला हिसाब के क्लर्क है, वो हमारी 10,000 में से 598 वाली एंट्री है, सिर्फ उसी को चेक करेगा, उसी को चेंज करेगा, उसी को रीड करेगा। ठीक है, जैसे कह ले कंट्रोल फाइंड वाला करके ना, कंट्रोल F करे वो फाइंड कर लेगा उस एंटिटी को,
और उसे चेंज कर देगा, डेट्स इट सिंपल। ठीक है, अब ये उसका पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, उसका स्टेप वन पहले क्या होगा। ठीक है, वो पुराना वर्चुअल डॉम सेव करेगा, फिर वो नया बनाएगा, उसके बाद उसको कंपेयर करेगा, फिर जो एक्चुअल ब्राउजर को, फिर जो एक्चुअल चीज चेंज हुई है उसे ब्राउजर को भेज देगा, पूरा भेजेगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, ये उसी का फिर हम डिफरेंस देख रहे थे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये ओनली रिएक्ट मैनुअल डॉम ये पूरे को चेक करता है, पूरे पेज को, जब को सिर्फ उसी स्टेट को जो चेंज हुई होती है उसी को चेक करता है। उसके बाद आता है रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, अब रिकॉन्सिलेशन क्या चीज है, कि जो रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि हुई है। ठीक है, अब देखे ना, जो एक कॉपी बनाई थी हमने, तो दूसरी कॉपी बनाई थी। ठीक है, उसको कंपैरिजन कर रहा है, फिर वो देख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई थी, तो अब रिएक्ट को वो कैसे पता चलेगा। वो उस चीज को जो होता है प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। वो ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ओल्ड वर्चुअल डोम और जो नया वर्चुअल डोम हमने बनाया होता है, दोनों को कंपेयर करके डिसाइड करना है, डिसाइड करता है कि क्या चीज अपडेट करनी है। यही रिकॉन्सिलेशन है। अब इसकी एक हम देख लेते हैं इस चीज के ऊपर, इसको मैं ले लेता हूँ कॉपी। ये एक्चुअली सारा कॉन्सेप्ट बेस है हमारा आज का टॉपिक। ओहो, तो लेकिन ये कह लें कि हमें पता होना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस चीज के ऊपर। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे कि जो हमारा पहले वाला वर्चुअल कॉपी होगी वन। ठीक है, या ऐसे कह लेंगे पुराना जो हमारा यूआई है। ठीक है, उसके अंदर हमारी थी तीन एंटिटीज थी, जैसे फर्ज करें एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, और बनाना, चले मैंगो हो गया। सीजनल फूड ले लेते हैं। उसी तरह जो अब हमारा होगा विजुअल कॉपी हमारी टू होगी। उसके बाद हमने इसमें स्टेट में चेंज कर दिया। अब जो स्टेट हमने चेंज की है उसमें हमारी जो वैल्यूज थी वो भी चेंज हो गई हैं। मैंगो की जगह हमने कर दिया बनाना। ठीक है, अब रिजल्ट देखेगा, एप्पल सेम है जी, ऑरेंज सेम है जी, सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंगो की जगह बनाना है, तो उन्होंने मैंगो को हमने डिलीट किया है, बनाना ऐड हुआ है। ठीक है, तो वो सिर्फ इसी चीज को वर्चुअल डॉम रिकॉन्सिलेशन देखेगा कि भाई यहाँ पे हमारी जो चीज हुई है, पूरी लिस्ट को वो क्या कहते होते हैं दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, वो देखेगा सिर्फ इसी चीज में हमारी चेंजिंग हुई है। ठीक है, जो उसने चीज पकड़ ली है कि चेंजिंग कहाँ पे हुई है, इसी चीज को हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। सिंपल सी एक चीज है। उसके बाद आता है हमारा रेंडर साइकिल, बल्कि टाइम 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 बल्कि काफी बड़ा टाइम इस चीज को देख लेते हैं। अच्छा, ट्रिगर हुआ था हमारा, ये थी एक्चुअली हमारी जो चीज हुई है कि ये ट्रिगर हुई है, चेंजिंग हुई है, रिकॉन्सिलेशन में इसे कहते हैं ट्रिगर। अब आते हैं दोबारा रेंडर। तो रेंडर में हमारे जो आते हैं दो फेज आ जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट की रेंडरिंग प्रोसेस को हम दो फेज में देखते हैं, और जो होता है फेज वन है। ठीक है, रेंडर फेज वन, इस फेज में रिएक्ट न्यू वर्चुअल डॉम बनाता है, जैसे मैंने पहले बताया था। चलें इसी पेज के ऊपर रह लेते हैं। ठीक है, उसने हमारा जो नया वर्चुअल डोम बनाया है। ठीक है, उसके बाद उसने कंपेयर किया और डिसाइड करता है क्या चेंज हुआ है। इस फेज में भी अभी ब्राउजर अपडेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो फेज वन है उसमें भी अभी ब्राउजर अपडेट नहीं होगा। जो फेज टू का हमारा, उसमें आ जाएगा कमिट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बल्कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, रेंडर में ही उसमें कमिट आ जाएगा। जो हमारा गिट हब है, हमने पढ़ा था ना गिट हब, वो भी सेम इसी चीज के ऊपर, वर्कफ्लो के ऊपर काम करता है। वो भी क्या करता है, हमारी जो पुरानी फाइल्स होती हैं, ठीक है, और जो नई फाइल्स होती हैं, उन दोनों को आपस में कंपेयर करता है, जो चेंज हुई होती है उसे अपडेट करता रहता है। गिट हब इसी वर्कफ्लो के ऊपर काम करता है। जो हमारा फेज टू होता है उसमें रिएक्ट सिर्फ एक्चुअल चेंजेस रियल डोम को अप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे रेंडर फेज होता है, डिसीजन लेता है, जैसे हमने क्या चेंजिंग हुई उसके बाद उसे कमिट करता है, जैसे हम फाइल वहाँ पे कमिट करते होते थे। उसके बाद उसे शो करवा देता है, बल्कि अभी शो नहीं करवाएगा, रुको जरा, ये एनोटेशन किधर गई इसकी। वही चीज उसने चेंजिंग की। ठीक है, उसके बाद उसे रेंडर किया, डिफरेंस उसका देखा, उसको उसने कमिट कर दिया, मतलब कि शो कर दिया उसे।
तो इसका वर्क फ्लो अगर तो, यार ये क्या है, पीछे चला गया। ये एल्गोरिथम आ गया हमारा, ठीक है। ये सारी चीज वही लिखी हुई है जो इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसे रीआउट भी कर लेते हैं अगर करना है तो। विजुअल डोम क्या, लाइट वेट ऑब्जेक्टरी है, ठीक है, इटसेल्फ होता है ये। रिकॉन्सिलेशन होता है एल्गोरिथम प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ओल्ड वर्सेस न्यू ट्रीज, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने देखनी है, डिफिंग और फाइबर भी देखना है। तो डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट, सेम चीज़ वही, तो इसका अब हम वर्क फ्लो देख लेते हैं। ये इसके ऊपर मैंने इतना कुछ लिखा नहीं हुआ, ये मैंने दरअसल बनाई थी एआई से, तो उसने इतना कुछ लिख के नहीं दिया। तो यहाँ पे इसका वर्क फ्लो वैसे देख लेते हैं, ये वर्क फ्लो होता कैसे है इस चीज़ का। सबसे पहले हमारा आएगा, वर्क फ्लो में आएगा जी, सबसे पहले होती है स्टेट चेंज। स्टेट्स का पता है ना आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। बस ठीक है। स्टेट चेंज हुई है हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेंडर फेज आता है इसका एक। फिर उसके बाद हमारा आएगा न्यू वर्चुअल डोम आएगा। न्यू वर्चुअल डोम आएगा, या इसको ना ऐसे कर लेते हैं, कॉपी। इसके बाद आएगा हमारा न्यू वर्चुअल डोम आएगा, तो मैं वर्चुअल डोम को पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा उसको वो कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद हमारी चीज़ आ जाएगी, उसी कमिट फेज आ जाएगा। फिर उसके बाद रियल डोम अपडेट होगी, और उसके बाद अच्छा, वो कमिट कमिट में क्या करता है? कमिट में सर वो क्या करता है। जी। सर देखें, फर्ज करें कि ये हमारा था, उसने इशू किया ट्रिगर, ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। रेंडर फेज आ जाता है हमारा। तो कमिट 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 का तो नहीं, ये देखें, ओ यार, फाइनल डिसीजन तो नहीं है? मिनिमल चेंजेस टू द रियल डोम, कमिट ये काम जी करता ठीक है। है। तो जो हाँ जी, हमारे हाँ जी, रिएक्ट ठीक में है। अप्लाई थैंक यू। तो उसको रियल डोम है, उसमें जो कम से कम चेंज का वो उसमें करके रियल डोम में उसको शो कर देता है। जैसे हमारा वो गिटहब का नहीं होता था कि हमने अपनी पहले हाँ फाइल्स जी, हाँ ऐड कर जी, ली ठीक। हैं, फिर उसे कमिट कर लिया है, वहां पे हमने जी इसको थैंक यू। शो करवाने के लिए, गिटहब में शो करवाने के लिए। जी थैंक यू। तो ये इसका वर्कफ्लो होता है। स्टेट चेंज हुई है, फेज रेंडर हुआ है, ठीक है, उसने नियर वर्चुअल डोम बनाया है, कंपेयर किया है, कमिट किया है, रियल डोम को अपडेट किया है, फिर पेज रेंडर होके हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पे एक और चीज आती है हमारे पास फिर, डिफिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब डिफिंग एल्गोरिथम क्या चीज है, अब वो यहाँ पे ये चीज आती है कि भाई हमने वर्चुअल डोम भी बना लिया, ठीक है, कंपेयर भी कर लिया हमने उसे। तो लेकिन अब ये वही चीज यहाँ पे थी, कंपेयर क्या होता, कंपेयर कैसे होगा। पहले तो था ना कि वो वर्चुअल डोम अपडेट कैसे होता है, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन में। अब होगा ये कंपेयर कैसे होता है, पुराने वर्चुअल डोम को कंपेयर कैसे करते हैं, प्रॉब्लम आता है। जो रिएक्ट होता है वो हर नोड को मैन्युअल तौर पर कंपेयर नहीं करता। रिएक्ट एक स्पेशल एल्गोरिथम यूज करता है जिसे हम कहते हैं डिफिकल्ट एल्गोरिथम। ये इसकी एक डेफिनेशन टाइप हो गई है, ठीक है। डिफिंग का वर्ड कहाँ से आता है कि डिफरेंशिएट से, डिफरेंस से, कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। सेम वही चीज आ जाती है यहाँ पे, ये वाली। तो पहले उसमें क्या था, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू है, ठीक है। फिर उसमें उसने वैल्यू को चेंज किया है या ऐड किया है, या ठीक है कुछ भी उसमें किया है, इसी को डिफिंग कहती हैं। इसमें क्या लेंगे, कुछ रूल्स आ जाते हैं इसमें, डिफिंग एल्गोरिथम में ना कुछ रूल्स आ जाते हैं। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, ये फिर वही लंबा प्रोसेस चला जाएगा। चलिए इसको दोबारा यहाँ से ले लेते हैं, रिकॉन्सिलेशन से। सर जो आप देख रहे हैं डिफिंग, ये सारा कुछ याद होना जरूरी है? वन बाय वन लाइन, वन बाय वन पॉइंट, या फिर इतना ही काफी है कि ओवरव्यू जेन में बैठ जाए? सर ऐसी चीज है कि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है ना। ये जो हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, इसे में रखना है। ये बता रहा है कि ये काम कैसे होता है रिएक्ट में। हाँ जी।
ठीक है, इसको वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुझे भी बस ये पता है ये वर्चुअल डोम क्या होता है, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन क्या होती है, बाकी जो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है मैंने एआई से लिखवाया है। सही है। ये गूगल पे भी पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने लिखा होगा इसके ऊपर, बहुत वीडियोस बनी होंगी, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसे फर्ज करें आपको ये पता होना चाहिए कि H1 किस चीज़ के लिए काम आता है, H2 किस काम के लिए काम आता है, ठीक है। बाकी उसका हाँ जो जी। लिखने का तरीका है, ठीक है, वो तो हम कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इनकी थैंक यू। डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती हैं तो वहां से भी हम कॉपी कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा काम किस चीज़ के लिए हो रहा है। सर एक ये भी और बहुत। बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि जब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो ये बहुत पूछा जाता है कि वर्चुअल डॉम क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट और जो सिंपल हमारी टिपिकल वेब डेवलपमेंट थी जो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से करते थे, उसमें मेन डिफरेंस जो है वो वर्चुअल डॉम का ही है कि हमें एक लाइट वेट कॉपी मिल जाती है जो कि पूरे का पूरा खुद से रेंडर नहीं होता, बल्कि हमें सिर्फ उसे एक स्पेसिफिक चेंज जो हमने किया होता है वो रेंडर होता है। तो जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन या ये जो डिफरेंट एल्गोरिदम है वो इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला नहीं, बस कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन वर्चुअल डॉम को एक्सप्लेन करना कि इसका क्या पर्पस है, कैसे वर्क कर रहा है, और बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट में किस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। थैंक यू मैम। जी, जैसे हमारा था ना जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप्स का था एक कॉन्सेप्ट, एक उसका भी कोई काम नहीं था, लेकिन हमें पता होता था कि वो काम कैसे कर रहा है, सिंक्रोनिस और एसिंक्रोनिस को कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये जी। चीज़ है कि ये किस कैसे हैंडल करता है रिएक्ट में, या काम कैसे करता है। जैसे इवेंट लूप जी। इंपॉर्टेंट था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, वो भी बहुत दफा पूछा जाता है, ऐसे ये भी बहुत दफा पूछा जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, बेशक आप कह लेंगे इंटर्नशिप के लिए भी जाएंगे ना, तब भी वो आपसे ये लाजमी पूछेंगे। जिसके लिए इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे था हमारा डिफिंग एल्गोरिथम था। डिफिंग एल्गोरिथम। अब डिफिंग एल्गोरिथम में ये चीज मैं कॉपी करता हूँ उनको जरा। अब हमारा डिफिंग एल्गोरिथम है, यहाँ पे किसको ओ ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जो हमारा पहला था पुराना यूआई, उसमें हमारे पास तीन वैल्यूज थी। जो चौथा है दूसरा, हमारे पास जो वर्चुअल कॉपी थी हमारी, जो न्यू यूआई था, उसमें हमारी एक वैल्यू इंक्रीज होगी अब बनाना की। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लें, या हम स्टार्ट पे लिख बैठे और कहीं पे भी लिख लें, ठीक है। तो अब उस चीज को कैसे पता लगेगा कि भाई कहाँ पे डिफरेंस, डिफिकल्ट डिफरेंस, सिंपल चीज है कि वो उसका डिफरेंस मालूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये चीज यहाँ पे आ जाती है कि उसे कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे चेंजिंग हुई है। ठीक है, अब कह लेंगे पूरी फाइल है कोई 10,000 या 20,000 एंटिटीज की, तो उसमें उसको कैसे पता लगेगा कि भाई कहाँ पे हुई है, चेंजिंग हुई है। तो डिफिकल्ट इसी चीज को प्रोमिनेंट कर देता है। और इस चीज के लिए हम जो ये कह लें कि एक हिसाब का, इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूं अब। अ, चलिए इसको सिंपल स्टेट लेके चलते हैं। उसने मैंगो सॉरी बनाना ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज आती है कि रिएक्ट को पता ना हो कि कौन सा आइटम कौन सा है, इनके कौन सा आइटम कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ठीक है ना, तो रिएक्ट सोचेगा, ठीक है, सब आइटम उसे चेंज करने पड़ेंगे, दोबारा से उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ। ये चीज सब कुछ फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। तो फिर ये फिर एक चीज चीज को ना परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा हमारी को, ठीक है। इसीलिए रिएक्ट में हम कीज यूज करते हैं। तो अब key का जो कॉन्सेप्ट है और इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा था ना ये अरे के अंदर इंडेक्स होते हैं, ठीक है, ये वही चीज आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे कीज और इंडेक्स आ जाते हैं। कि हमें पता हो कि कहाँ पे कौन सी चीज चेंज हुई है, ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ी हुई है। कीज का मतलब होता है इसे एक अलग आइडेंटिटी दे देता है वो एक हिसाब से। ठीक है, रिएक्ट में हर लिस्ट आइटम को एक यूनिक की देता है, ये वाली चीज की जो होती है एक, जैसे हमारा आईडी कार्ड हो जाता है, ठीक है, सीएनआईसी, वो सबका डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं हो सकता। इसी तरह ये की में जो होता है उसको एक अलग चीज आइडेंटिटी दे देता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ ताकि जो इसका अगला कॉन्सेप्ट हमारा फाइबर का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फिर चलेंगे। तो एक ठीक कल सर जो जी। चीज ये जो जी जी हाँ, सर। छोटा सा क्वेश्चन, इसमें जो की है ये ऑटोमेटिक रीअसाइन असाइन करेगा, क्रिएट करेगा, या फिर जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो ये खुद करेगा ना? नहीं सर, इसे हमने बताना होता है, ठीक है, ये हम खुद ना लिखते होते हैं कीवर्ड। एक कह लें कि अच्छा कंपोनेंट सही है। ऑलरेडी जो इसका बना हुआ है, ठीक है, जी।
कह ले कि ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, प्री बिल्ड, उसी चीज के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा कोड लिख के रखा हुआ है, वो उस चीज को फिर खुद ही हैंडल कर लेता है। लेकिन इतना कोड जी लिखने की जगह हम इसको फिर C के थ्रू यूज कर देते हैं, ठीक है। जी, ये थैंक्स। जस्ट कह लें डिफरेंट ना कह लेंगे कि रैंडम नंबर्स की जनरेट कर देता है अपनी आसानी के लिए। जैसे हम जी करते जी, होते ना, जब छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेते थे, ठीक है, तो देखा होता है जब पासवर्ड के लिए आता है तो कहते हैं कि हम आपको रैंडम पासवर्ड जनरेट कर दें। तो ये की बिल्कुल हाँ वही चीज है, ये कि रैंडम वैल्यू जनरेट ठीक। कर देता है और उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है उस चीज के अकॉर्डिंग। अब इसकी भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा और उसके अंदर सेव कर लेगा, इसकी के अंदर, इसकी की के अंदर वो सेव कर लेगा। इसी तरह इसकी भी जनरेट करेगा और सेव कर लेगा अपनी आसानी के लिए, ताकि उसे पता हो कि क्या चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। जी। और इसी चीज का एग्जांपल देख लेते हैं की ये मैं फाइल भी अपलोड कर दूंगा गिटहब के ऊपर। तो जैसे फर्ज करें कि हमने एक डेटाबेस में डाटा सेव किया है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को लेगा, जैसे ये कह लेंगे इसका ये डॉक्यूमेंट आ गई या बॉडी आ गई, ठीक है, उसके बाद ये उसका आ जाएगा। मैप का फंक्शन पढ़ा था ना हमने जावास्क्रिप्ट में, ये क्या चीज करता है। जावास्क्रिप्ट में रे के अंदर हमारा था एक होता था उसका क्या कहते होते हैं, मैप का फंक्शन होता था रे के अंदर। तो इस चीज का पता है कि वो क्या करता था। भूल गए हैं आई सर आप थिंक सारा ये भी कुछ। मेरे ख्याल में मेरा कुछ लेक्चर मिसिंग हुआ होगा। शायद मेरे जी ख्याल में ये है कि उसको की के थ्रू उसको फाइंड करता है जो चीज हम टारगेट करना चाह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये चीज नहीं पूछी, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि वो इस चीज को कैसे देखता है, यानी कि वो मैप का मतलब क्या है, मैंने सिर्फ ये जी जी। पूछा है। मैप ये कि वो आप टारगेट जो प्लेस ढूंढना चाह रहे होते हैं ना, मैप उस फंक्शन के थ्रू वो आपको टारगेट चाहिए करवाएगा। अच्छा, फंक्शन ये काम करता था। हाँ, मैंने ऐसे लेक्चर नहीं लिया लिया होगा ओवर अपने। हाँ, ये उसका लेक्शन नहीं लेते हम हैं। चलिए, आपने जागने के बाद दोबारा मैप सॉरी को देखना, मैप जी का और थैंक फिल्टर का दोबारा देखना है, इनका जी डिफरेंस भी इंशाल्लाह। देखना है आपके। और ये क्योंकि ये जो मैप है ना, जब हाँ जी डेटाबेस है तो वहां पे हम मैप ही यूज करते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक। 80% हम मैप यूज कर रहे होते हैं, फिल्टर वगैरह हम कहीं कहीं यूज करना पड़ता है, लेकिन हम ज्यादातर मैप ही यूज करते हैं। तो तभी ये ये सॉरी आपका सर, लेबलिंग की यहाँ तरह मैप नहीं का हो रहा। समझ नहीं आया। पे ये तो सर जी एज ए लेबलिंग लेबलिंग की तरह काम हो रहा है ना, ये जो भी कर रहे हैं आप बता रहे हैं आप। सर दोबारा बताइएगा कीज अपना वगैरह, दोबारा, सॉरी। जो कीज जी वगैरह कह रहे हैं, ये जो एज ए लेबल वगैरह उसको बता देता है ना, ये चीज यहाँ पे ये जी पड़ी है, बिल्कुल। ये यहाँ पे पड़ी। जी जी बिल्कुल, जी इसका जी ये ठीक। लेबल बन जाता है, हाँ बन जाता है। जी जी। आई थिंक एक और सर थे, वो भी कुछ बोले थे, तो सर आप अपना रिपीट कर सकते हैं। सर मैप का समझ में नहीं आया, आप बता रहे थे तो मेरा ना इंटरनेट का इशू है, उसकी वजह से वॉइस। ओके, तो सर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है। सर अहमद, आपको जावास्क्रिप्ट आती है। सर मैंने कुछ कुछ किया हुआ है, कंप्लीट नहीं आ रहा। तो फिर मैंने आपको पहले चीज बताई थी कि रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो वही सर चीज जी होगी ना कितनी कि का। आपने चलना नहीं सीखा और भागना स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली, तो आप तो फिर गिर जाओगे। सर न्यू न्यू ज्वाइन किया था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था ना। सर मैं भी वही चीज कह रहा हूँ कि हमारे दो फेज थे इस प्रोग्राम के, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के। हमारा जो पहला फेज था हमने उसमें HTML CSS गिटहब फिग्मा, ठीक है, टेलमेंट CSS और जावास्क्रिप्ट को क्लियर किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है, ठीक है, एडवांस फेज है, उसमें हम मंच टैग को देख रहे हैं। अब मंच टैग में आती हैं चीजें, मोंगोडी भी आती है डेटाबेस, ठीक है, बैकएंड पे हम कर रहे होते हैं Node.js, उसका जो सर्वर होता है वो तो Express.js, और जो हम फ्रंट एंड हम React.js यहाँ पे यूज कर रहे हैं। React.js, Node.js और Express.js, ये तीनों अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो फिर ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं इसको आज ही कंप्लीट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा सर के। जावास्क्रिप्ट का एक आधा टॉपिक है जो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसको लाजमी देखें, चीज़ों को आप बेशक बेसिक क्लियर कर लें, ठीक है, कुछ एडवांस टॉपिक हैं तो आप वो भी देख लें उसके। आपकी जावास्क्रिप्ट में कह लेंगे मैक्सिमम अगर आप दिल लगा से 12 दिन में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उस चीज़ की। आप बिगनर नहीं है अभी, आपकी बातों से लग रहा है।
तो इस तरह आपको ये भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये आपके सर से ऊपर से गुजर जाएंगी बातें। अब जो मैप का जो मैं फंक्शन बता रहा था, ये सारी चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट की ही हैं। ठीक है, वहाँ पे इसकी पूरी फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है, ये काम कैसे करता है, ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे उसे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, सॉरी सर। जी सर। इट्स बेटर कि आप पहले जावास्क्रिप्ट के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद इस चीज़ के ऊपर मूव कर लें। ऐसे आपको सिर्फ 10-12 दिन लगेंगे, अगर अदरवाइज आप इस तरह पूरा कह लेंगे, ये 7 से 8 फीट का जो कोर्स है लेंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होना। जी जजाकल्ला सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो ये उसी चीज़ का एक लेबल लेबल बना लेता है और उसके अंदर उसको सेव कर लेता है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये मैं वही चीज़ बता रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है फाइबर, जो सबसे हमारा जो अब मेन कॉन्सेप्ट है। नहीं, मेन तो बाकी भी है, लेकिन इसका एक एडवांस कॉन्सेप्ट कह लें कि विर्चुअल डोम का ही। फाइबर अब हमारा वर्चुअल डोम था। ठीक है, उसने कंपैरिजन किया उस चीज़ को, फर्ज करें कि हमारी जो 2000 या 3000 जो एंटिटीज थी या जो भी चीज़ थी, कह लेंगे एलिमेंट्स थे, इनको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब इसका वर्क फ्लो था कि वो एक दफ़ा स्टार्ट होता था, ठीक है, और फिर ख़त्म होने के बाद ही दोबारा स्टार्ट होता था। जैसे वो हमारी ये सिंक्रोनिस जावास्क्रिप्ट नहीं थी कि उसने एक काम स्टार्ट किया है, वो खत्म होगा तो फिर वो दूसरा काम स्टार्ट करेगा, और फिर उसे खत्म करके फिर तीसरा काम स्टार्ट करेगा। वर्चुअल डोम 2016 से पहले ऐसे ही था। ठीक है, तो जब ये रेंडरिंग स्टार्ट करता था विजुअल डोम रिएक्ट का, ठीक है, तो खत्म होता था पहले एक काम, फिर दूसरा स्टार्ट करता था, फिर खत्म होने के बाद तीसरा करता था। लेकिन इसी काम के अंदर अगर फर्ज करें कि अब ये 10 या 20 हज़ार की जो एलिमेंट्स हैं वो उसके रेंडर कर रहा है, उसके ऊपर काम उसने स्टार्ट किया, तो उसी के सेंटर में कह लें कि एक नेटवर्क चेंजिंग आ जाती है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, उसने क्लिक किया बटन के ऊपर यूजर ने, ठीक है, अब फिर यूजर बैठा वेट करता रहेगा क्या बात, कि भाई पहले इसका एक काम खत्म हो तो फिर मेरे बटन जो क्लिक किया फिर उसी के पास आ जाए, तो बात तो फिर वहीं पे आ जाती है कि हमारा प्रोसेस है वो स्लो हो गया। ठीक है, और उसने कुछ चेंजिंग कर ली या टाइपिंग करते हुए कुछ चेंजिंग कर ली। ठीक है, तो फिर इसके मतलब कि सब वेट करते रहते थे। ठीक है, इसकी वजह से कभी कभी हमारा जो यूआई है वो फ्रीज भी हो जाता था। जो अभी भी पुरानी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिन्होंने बना के छोड़ दी हुई हैं, तो यही हाल है अभी तक। ठीक है, फाइबर उसके बाद क्या आता, फाइबर जेट का फिर एक नया रेंडरिंग इंजन आ गया है। ठीक है जी, पहले वर्चुअल डोम था फाइबर का, वर्चुअल डोम तो और चीज़ है। ठीक है, एक नया इंजन आ गया, उससे इसका काम क्या होता है, ये रेंडरिंग को स्मार्ट बनाता था। ठीक है, ये जो से हम कोड को, बड़े से कोड को चंक्स में डिवाइड करने के लिए, समझने को कह लें कि उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करने के लिए भी, ताकि हमें पता लगता रहे कि कोड, जैसे हम कंपोनेंट्स बना जावास्क्रिप्ट में था, हमने कोड लिखा है, रिएक्ट बना लिए हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है, फाइबर में हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, फर्ज करेंगे पहले एक 50,000 का था, तो इसका काम है कि जी डिवाइडिंग डिवाइडिंग इन कंपोनेंट्स आर चंक्स। ठीक है, उसमें इसको डिवाइड कर लेगा। अब इसको क्या फर्ज करेंगे, पहले इसका था कोई कह लेंगे 5,000 उसके थे एलिमेंट्स जो हम रेंडरिंग कर रहे थे। ठीक है, वो स्टार्ट हुए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने उसे कंप्लीट किया, उसकी उस चीज़ को, फिर उसके बाद उसने उस टास्क को फिनिश किया, फिर उसके बाद सेकेंडली फिर वो सेकंड टास्क के ऊपर मूव कर गया। ठीक है, अब जो फाइबर का था, उसने अब जो फाइबर है वो क्या चीज़ करता है, फाइबर करता है कि सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट था उसने उस चीज़ को देखा है। ठीक है, अब अगर उसमें हमने चेंजिंग की है, ठीक है, वो उसको पहले स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेगा हर चीज़ को। फर्ज करें कि ये एक पूरा जावास्क्रिप्ट का पेज है, अब फाइबर ने इसको एक अलग चीज़ बना लिया है। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन की एक अलग चीज़ बना ली है। बात समझ में आ रही है ना कि कैसे हो रहा है ये काम, फाइबर कैसे काम कर रहा है, कि छोटे हाँ जी सर, छोटे ये पार्शलाइज कर रहा है उसको। चीज़ को स्लाइस कर रहा है, चंक्स में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, स्मॉल टास्क है। ठीक है, अब फर्ज करेंगे यूजर था, वो उससे स्क्रॉल कर रहा था, उसने यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी लिखा, फिर उसने उसको छोड़ दिया, फिर उसको नीचे ले आया। ठीक है, उसने उस चीज़ को फिर उसने वहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वो पास करने के बाद उसके बाद यूजर क्लिक करेगा, जब यूजर ने उसको क्लिक कर लिया, फिर उसके ऊपर रिज्यूम कर देगा उसी काम के ऊपर। ठीक है,
इनके, फिर उसके बाद उसको फिनिश करेगा, एंड देन इसी तरह वो अपना काम करते हुए आगे ले जाएगा इस चीज को। यानी कि रिएक्ट के बीच में अब ये रुक भी सकता है, ठीक है, इसको दोबारा कंटिन्यू भी कर सकती हैं। पहले था ना, जस्ट चला और खत्म किया, डेट से। अब ठीक है, इसमें हम इसको कहीं पे रोक भी सकती हैं, इसको दोबारा रिज्यूम भी कर सकते हैं, इवन कि हम इसको प्रायोरिटी के ऊपर भी रख सकते हैं कि कौन सा टास्क तुमने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। जैसे वो था ना, सीएसएस की प्रॉपर्टी थी जी इंडेक्स, हमने जो देखा था कि प्रायोरिटी दे इंटरनल देते हैं इस चीज एक्सटर्नल। पर आएगी, तो इसी तरह यही चीज है कि उसको प्रायोरिटी भी दे सकते हैं हम इस चीज में कि ये कैसे काम होगा। ठीक है, तो इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं अब। हाँ ठीक है, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स एक सिनेरियो बना लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं कि ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तभी आपका जो बॉस है वो बुला लेता है आपको, आप रिपोर्ट अपनी सेव करते हैं, ठीक है। बॉस का अर्जेंट काम होता है कोई, ठीक है, आप बॉस का वो काम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सुन के आ जाते हैं, वो बॉस कहता है कि नहीं यार, मुझे ये वाला काम पहले कर दो, यहाँ बैठ के 10 मिनट का ये काम है, मेरे पास बैठ के कर दो। आप उसके पास बैठते हैं, 10 मिनट का काम करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। अपना जो फिर पुरानी जो आप रिपोर्ट कर रहे हो तो उसी को दोबारा से रिज्यूम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। फाइबर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसमें ये चीज़ किया है कि हमने पहले अपने काम को रोका, उससे आगे वापस कंटिन्यू भी कर लिया। अब इस चीज़ में एक हो जाता है कि बॉस ने एक काम को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, कि नहीं भाई ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे दूसरे काम से, तो इसे पहले कर लो। तो हमने पहले वाला काम रोक के वो नया काम स्टार्ट कर लिया, उसे खत्म कर दिया, फिर वापस आकर अपना दोबारा पुराने वाला काम स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यही इसके फीचर्स हैं। ये मैं स्लाइड्स में लिख नहीं सका, बल्कि मैंने तो उसे बोला था लिख देना, लेकिन उसने लिखा नहीं है। तो ये आप लोग ना खुद देख लेना इस चीज को। और फाइबर का जो है ना ये पूरा चीज, तो इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा मैं ना वीडियो देख रहा था कल के, पता नहीं परसों, तो सर जी उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा या फिर हम ढूंढ लें। मैं उसको ना लिंक शेयर कर देता हूँ, इस चीज के ऊपर है वो। तो ये वाला चीज है, तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन है ये 10 साल पुराना, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि फाइबर क्या चीज है। ये बहुत कह ले कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 13,000 लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो कह ले कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। कह लें कि 13,000 वेब डेवलपर हैं जो उन्होंने इसको स्टार्ट किया, इसको समझा, उसको देखा हुआ है, ठीक है, उसको पसंद किया हुआ है। सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं। बाकी देखा तो पता नहीं कितने लोगों ने होगा, 10 साल पहले का ये लिखा हुआ है आर्टिकल, ठीक है। तो इसे आपने एक दफा लाजमी रीड आउट कर लेना है, ये बड़ा काम का है। जी। तो अब तक अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि हमारे पास वैसे भी 1 मिनट रह गया है। इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में भी। तो सर जी वो जो है ना टॉपिक थोड़े से रिपीट कीजिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर होने चाहिए जावा के अंदर, ये जावा के रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जैसे मैप फिल्टर हो गया, और कौन कौन तो से सर हैं। सॉरी, क्या बोला सर आपने, आपने कौन सा टॉपिक बोला है अभी? जावा स्क्रिप्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना टॉपिक्स है, वो कौन कौन से है, थोड़ा सा जी रिमाइंड कीजिए, करवाइए प्लीज। सर, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं जैसे वो है ना स्ट्रिंग है, और एरेज वगैरह हैं, उसके मेथड्स हैं, ये तो है ना। वैसे ओवरऑल कह रहे हैं, जो कह रहे हैं भी जो जिससे काम चलाना बहुत जरूरी है फर्दर जो है ना इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी मैप कह रहे थे मेरे माइंड में नहीं था। जो अच्छा, सर इसके अभी अलावा आप भी मुझको बता रहे थे। सर, सर अहमद आपने क्या बोला? आप उनको भी बता रहे थे ना, आप ये टॉपिक्स। सर जी अभी जी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे ना। जी जी। तो सर ऐसे है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना जो हमने कवर किए हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका कह लें कि काम चल जाएगा। उसके बाद जो एडवांस लर्निंग होती है वो साथ साथ चलती ही रहती है। सही है। जी, उसमें हमने बेसिक्स भी कवर किए थे, एडवांस टॉपिक भी कवर किए हैं, वो वहाँ पे लिखे भी हुए हैं। उसमें इवन लूप्स भी आता है, प्रोमिस भी आते हैं, ठीक है, सिंक्रोनिस सिंक्रोनिस भी आती है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इंडस्ट्री में बहुत काम होती है, वो होती है ऊप। लूप के लिए ठीक आपको है। ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। और इवन लूप का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत काम देता है वहाँ पे। सिंक्रोनिस आपने कैसे करना है, डाटे को सिंक्रोनिस कैसे करना है, एसिंक्रोनिस कैसे करना है, ठीक है। प्रॉमिसेस बड़े यूज होते हैं। तो ये जो एडवांस टॉपिक होते हैं ये आपको करने ही पड़ते हैं। अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी जाएंगे ना तो वो आपको
देंगे, फिर आपको बटन डालेंगे आपके ऊपर कि ये भी करो, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। फिर आपको तभी वहाँ पे समझनी ही पड़ती हैं, इसलिए आप पहले ही कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम है अभी तो। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो दे ले अपने आप को टाइम। जज़ाकल्लाह सर। यहाँ पे ना रैपो में लिखे हुए हैं सारे, ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। अब तो जितने मुझे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ना सारा हमने रोड मैप लिखा हुआ था, वो मैंने चूज करके लिखे थे कौन कौन से हमें करने चाहिए। सर काइंडली इसका भी लिंक डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में ना। सर ये ऑलरेडी चैट में पिन हुआ हुआ है ये वाला ना लिंक, स्लैक के ऊपर। सरकाश भी आप देख रहे हैं ना कि हाँ इज जी, जी एस बिल्कुल। सिक्स में, हाँ जी। ठीक है, आइट्रेशन में ये मैप और फाइंड फिल्टर फॉर ईच। तो ये मैप जी बड़े जी। काम की चीज़ है। जी बिल्कुल। अगर आपको कह रहे हैं ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो फिर हाँ जी। यही वाले हैं। ये जो है ना, जो ई एस सिक्स में ऊपर होते हैं, ये होस्टिंग स्कोप हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन वेट हो गया, वेट प्रोमिसेस हो वगैरह गए। ठीक। इसके बाद में हमने ऊप कवर नहीं की थी, लेकिन ये है कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी, तो ऑब्जेक्ट्स में ये हमने कवर की हुई है, बल्कि ओप्स भी। तो आपने उसको भी देख लेना है एक दफ़ा। ठीक है इंशाल्लाह। किसी और एक क्वेश्चन, अदरवाइज फिर हम मीटिंग एंड करें, 3 मिनट रहते हैं तो वैसे भी हमारा टाइम अप हो गया हुआ है। थैंक यू सो मच सर। ओके ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख लिया है आज। मेरे भी टॉपिक रिवाइज हो गए हैं, तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सर जी, लेक्चर में दोबारा ये से। इसमें टाइमिंग जो होती है वो नहीं आगे पीछे हो सकती, जैसे कि अभी तो यानी ये है कि टाइम 11 बजे या राउंड बाउंड हो ना, तो स्टूडेंट भी बढ़ सकते हैं। सर ऑप्शन ऐसा है कि जो टाइम स्लॉट होती है वो हमें आई कोड गुरु की तरफ से लोड होती है, सही है। जी ओके सर। क्योंकि बाकी टाइम में कोर्सेज चल रहे होते हैं ना, फिर जोन सी स्लॉट एक्स्ट्रा होती है या खाली होती है, फिर वहाँ पे वो कोर्स वहाँ पे नया स्टार्ट कर देते हैं। जी, फिर पूरा कोर्स उसी स्लॉट के ऊपर चलता है। ओके ओके जी, एवरीवन, बाय। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह कल को दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।